मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास शुरू की जाए। यस सर। चलिए, आज हमें जो पढ़ना है व्याकरण का दूसरा अध्याय, वह है वर्ण विचार। ठीक है, आज हमें पढ़ना है वर्ण विचार। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि पहले वर्ण क्या होता है। तो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस थोड़ा सा सर। पावर कट हुआ था। तो जो ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है, जैसे हम समझिए, हम राम लिखते हैं, राम। तो राम जो है र धन आ धन म धन अ से बना है। तो यही जो रूप है, इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ में सबको? बात समझ में आई सबको? मुस्कान यादव। यस सर। चलिए आगे देखिए। अब हमें पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, कोई बताएगा? मुस्कान यादव। वर्णमाला को डिफाइन करेगा कोई? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि क ग घ, ऐसा नहीं, क ख ग घ अ आ ई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हमें पढ़ना है वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन। इसमें बताना पड़ेगा स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। अब ये देखिए, इसमें अ से लेकर अ तक, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। क से लेकर ज्ञ तक, ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो अब व्यंजन। व्यंजन, अब मैं बता रहा हूं इसको बारी बारी से। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वह बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है, उसके उच्चारण के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए। स्वर का स्वर लिख रहा हूं यहां पर, स्वर। स्वर की परिभाषा को हम लोग पढ़ते चलेंगे।
स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता, मतलब किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अब सपोज करिए हम क बोलते हैं, क, तो क बोलेंगे तो क में क्या आता है? अ आता है ना? क प्लस अ मिलकर क्या बना होता है? क बना होता है। लेकिन अ बोलते हैं तो अ में क्या कोई व्यंजन आपको दिख रहा है? अ में तो सिर्फ अ ही सुनाई दे रहा है और अ ही आपको समझ में आ रहा है। No, sir. ठीक है, तो स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और बिना किसी सहायता से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में? Yes, sir. आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और बस शोर मत Yes, करिए। sir. ठीक है, आप लोग खुद को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट मत करिए, क्योंकि पूछने पे आप लोग बताते भी रहिए, लेकिन आप लोग शोर मत किया करिए। ठीक है, आसपास शोर हो तो उनको मना कर दीजिए कि आप शोर मत करिए। Yes, sir. चलिए आगे देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 11। कौन कौन से स्वर हैं? 11. अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वर है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद भी क्या आता है? अंग। स्वर. अंग आता है ना, तो अंग क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, अ आता है, अ क्या है? विसर्ग है। तो स्वर हम कहां तक गिनते हैं? औ तक स्वर गिनते हैं। उसके बाद ओ, औ, अंग, अ, ये क्या है सब? ये अनुनासिक और विसर्ग है। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखिए वर्णमाला के स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन वास्तव में साहित्य कोश के अनुसार स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। अंग और अ को स्वर में नहीं रखा जाता है। आई बात समझ में? यस सर। बात समझ में? स्वर स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 13. 30। लेकिन साहित्य कोश के अनुसार इनकी संख्या कितनी होती है? 11। 11। सबको 11. सबको कंफर्म हो गया? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए आगे देखिए। अब हाँ, कैसे बताइए? अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। ठीक, अब देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब हर्ष में कौन होते हैं? अ, ई, उ, री। याद रखिएगा, अ, ई, उ, री, ये क्या है? हर्ष स्वर है। दीर्घ में क्या आएंगे? आ, स्वर. ई, उ, आ, बड़ी, बड़ी ई. ए, ए, ओ और औ। ये क्या हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर. प्लुत स्वर
प्लूत। आ, जैसे मान लीजिए कि हमको ओम लिखना है, ओम, तो जैसे ऐसे शब्द बना होता है, 3 के आकार का, बता रहे हैं अभी। थ्री, ऐसे जहां पे बना होता है उसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर को बहुत दीर्घ करने की स्थिति में ओम का चिन्ह लगाया जाता है। प्रायः संस्कृत में ऐसा होता है, जैसे ओम, जैसे संस्कृत में आपको ओम लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, ओम। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है उसे क्या बोलते हैं? इसको प्लूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लूत। तो आपको स्वर के 3 भेद समझ में आ गए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत। यस सर। समझ में आ गए? यस सर। प्लुत सर। यस सर। यस अब सर। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मात्रा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा, ध्यान से सुनिए। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर भी होता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों को निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। मतलब व्यंजनों को शब्दों का आकार देने के लिए जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे र और म लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ मात्रा लगा देंगे तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा ना। ये वही कह रहा है कि व्यंजनों को एक क्रम में रखने के लिए जिनका प्रयोग होता है, जिन स्वरों का प्रयोग होता है उसको मात्रा कहते हैं। आई बात समझ में? मात्रा क्या होता है? यस सर। चलिए, अब मात्रा तो आपको पता होगा, बताना पड़ेगा। मात्रा समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। एडिशन एक बार हैं? सर मात्रा का डिफिनेशन बता दीजिए। मात्रा को फिर से एक्सप्लेन करें। यस फिर से सुन लीजिए। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए स्वरों की सहायता करनी पड़ती है। ठीक है, तो व्यंजनों के सहयोग से, व्यंजनों को शब्द का रूप देने के लिए स्वरों का जो सहयोग होता है उसी सहयोग को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब मात्रा, जैसे मात्रा। ये आ की मात्रा हो गई, ये छोटी की मात्रा हो गई, ये बड़ी की मात्रा हो गई, ये छोटा हूं, ये बड़ा हूं, ठीक है, ये ए की मात्रा हो गई, ये ऐ की मात्रा हो गई, ये ओ की मात्रा हो गई, और ये क्या हो गई? औ की मात्रा हो गई। आई बात समझ में? समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अब आगे है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक और अनुस्वार, तो दोनों जो शब्द हैं अनुनासिक और अनुस्वार, मैं लिख दे रहा हूं।
अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक, अब देखिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक का चिन्ह पहले समझ लीजिए। ये नीचे ऊपर नीचे पड़ी पाई और ऊपर जो बिंदी होता है, दिख रहा है आप सबको? ऊपर जो बिंदी Yes, होता है sir. उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक, ऐसे जो चंद्र बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? नास, अनुस्वार। स्वर। तो ये जो चिन्ह होता है अनुनासिक का होता है, और ये क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हंस। नो सर, हाँ सर, बोलिए, कहिए, सर लेफ्ट। बोलिए। यस सर, सर हाँ बोलिए, क्या बोल रहे चंद्र हैं? बिंदु अनुनासिक, सर चंद्र बिंदु अनुनासिक का होता है। तो अच्छा बेटा, मैं गलती लिख दिया हूँ, इसके अनुसार मैं लिखा हूँ, सॉरी, मैं गलती लिख दिया हूँ। ये क्या होता है? ये अनुस्वार हो गया, और ये अब यस ठीक है? सर, अब ठीक है? यस सर, अब समझ में आ यस रहा है? सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू। अब देखिए जैसे ये हमने प्रयोग किया हंस, ये क्या हो गया? अनुस्वार शब्द हो, क्या हो गया? अनुस्वार, अनुस्वार हुआ। अनुस्वार, और ये हमने लिखा हंस, ये क्या हो गया? अनुनासिक। समझ में आया? समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है। अब अनुनासिक और अनुस्वार में कुछ पूछना है किसी को? नो सर, नो सर। चिन्ह दोनों का समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, और कुछ कोई दिक्कत? नो सर, चलिए अब आगे चले। यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए या बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब मैंने बताया आपसे कि क से लेकर ज्ञ तक के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। अच्छा ठीक ठीक। आपको जो लिंक भेजा गया जिसमें ज्वाइन संस्कृत कर दिया गया था, वो गलती से चला गया था, हिंदी है, ठीक है ना? आप सब हिंदी ही पढ़ रहे हैं ना? ओके सर। चलिए ठीक है। यस सर। अभी तिवारी सर आके बता रहे थे गलती से संस्कृत चला गया था। ठीक, देखिए ओके सर, कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ क लिखते हैं तो क जो है क और प्लस अ से मिलकर बना है, तो यहाँ पे स्वर लगा हुआ है ना? यस सर। इस व्यंजन का जो उच्चारण हो रहा है स्वर की सहायता से हो रहा है। यस सर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको स्वर व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर। स्वर, सर स्वर कहते हैं ना? सर स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं क्या कहते हैं? स्वर। 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 अब हम पढ़ेंगे व्यंजन परिवार के बारे में, कि व्यंजन परिवार में कितने वर्ग हैं, कौन कौन से शब्द किस वर्ग में आते हैं। ठीक है,
ओके सर। तो पहले क वर्ग में देखिए कौन कौन से हैं। क, ख, ग और अंग। ये कौन सा वर्ग हो गया? क वर्ग। इसके बाद वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया। इसके बाद अंग। इया। ट वर्ग आता है। ट, ठ, ड, ढ और अड़। इसके बाद क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग में त, थ, ड, ध और न। इसके बाद प वर्ग आता है। प वर्ग में क्या है? प, फ, फ, भ, भ और म। ये क्या है? ये पंचवर्ग कहलाते हैं। क से लेकर और म तक जो होते हैं ये वर्ग में होते हैं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या है? य, र, ल, व। ये अंतस्थ हो गए। इसके बाद ऊष्म। ऊष्म में देखिए कौन कौन से? ऊष्म में है स, स, स और ह। स, स, ह। उसके बाद संयुक्त आते हैं। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में कौन कौन से हैं देखिए? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। यही आपके व्यंजन हैं। ये कौन सा व्यंजन किस वर्ग का है, वर्ग का नाम क्या है, इसी में इसको आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। सर बुक में है। बुक में है तो नोट करिए, कहीं फेयर कॉपी पे आराम से याद हो जाएगा। यस सर, नोट कर लिया। उसका नेट खत्म हो गया है का। हो गया? सबको समझ में आ गया? आगे चले। यस सर। अब देखिए इन वर्गों का जो है उच्चारण स्थान भी होता है। ठीक है, इन वर्गों का उच्चारण स्थान भी होता है। अब देखिए, नोट कर लीजिए। जो क वर्ग है वो कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। ये इसको कंठ वर्ग भी बोलते हैं। ये क वर्ग जो है कंठ से होता है। इसके बाद च वर्ग जो होता है तालु। तालु, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तालव्य वर्ग बोलते हैं। अब तालव्य वर्ग में देखिए क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, इया, य और स भी किसमें आता है? किसमें आता है? तालव्य में। इसके बाद दंत में कौन कौन सा आता है? त, थ, द, ध। ये किसमें आता है? दंत वर्ग में। उसके बाद वर्ष ध्वनियां कौन कौन सी हैं? न, र, ल, स, ज। मतलब किससे होता है? तालु और दांत के बीच का उभरा हुआ हिस्सा। तालु और दांत जहां पे जुड़ रहे हैं, मतलब जहां पे दांत जुड़े हुए हैं मसूड़ों से, जीभ वहां पे स्पर्श करती है। न बोल के देखिए। न, तालु और दांतों का जहां पे मेल हो रहा है, जीभ जब उस स्थान को स्पर्श करती है तो उस स्थान क्या कहते हैं? वर्ष ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष ध्वनिया कहते हैं। वर्ष ध्वनि। उसके बाद देखिए ओष्ठ वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ में क्या था? मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर क्या होता है? व और फ। व और फ। और
स्वर यंत्रीय कौन सा है? ह और आ। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय ह पूरा कंठ से आ रहा है, और आ कंठ से आवाज आ रही है ना, तो ये आपके वर्णोच्चारण स्थान है। कहां से किस वर्ण का उच्चारण होता है, ये उनका स्थान दिया हुआ है। बोलिए सर। ये उच्चारण के आधार पर था। ये उच्चारण के आधार पर था। अब हम पढ़ेंगे स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर, घोष और अघोष। हमें पढ़ना है घोष या सघोष, और दूसरा है अघोष। सघोष और अघोष के बारे में पढ़ना है। तो मैं पहले बता दे रहा हूं घोष वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए, घोष, घोष वर्ण या व्यंजन, सॉरी, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन, घोष व्यंजन देखिए कौन कौन से हैं। इन व्यंजनों के बोलने में स्वर यंत्र में कंपन होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है। घोष, जैसे आप बोलिए ग, ग बोलेंगे तो कंपन हो रहा है गले में। बोल के देखिए, ग कंपन हो रहा है। घ, ङ, ज, झ। मतलब जिन शब्दों को बोलने, जिन वर्णों को बोलने पर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और घोष कौन कौन से देखिए? घोष व्यंजन। हाँ, घोष कौन कौन से? ग, घ, ङ, ज, झ, इया, ज, झ, इया। उसके बाद ड, ढ, ड़, ड, ढ, ड़, और अंग और ढ भी इसी में आता है। अंग प्लस अंग और ढ भी इसी में आता है। इसके बाद द, ध, न, द, ध, न, और ब, भ, म, ब, भ, म। ये नोट कर लीजिए, ये घोष व्यंजन आते हैं। जिन शब्दों को बोलने, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसको घोष वर्ण कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। इसके अलावा य, र, ल, व, ह और ज हैं। ये ध्वनियां अपने आगमन की घोषणा करते हुए आती हैं। यहां से, जहां से ये आती हैं, उस रास्ते को कपा देती हैं। अब देखिए, य बोलिए, य, र, ल, व, ह, ज। ये ध्वनियां भी क्या हैं? ये अंतस्थ और उष्म के वर्ण हैं, लेकिन ये भी घोष वर्ण में ही आती हैं। इनको बोलने पर भी हमारे क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इनको हम घोष व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन। घोष मतलब जो आने से पहले घोषणा कर देते हैं कि मेरा आगमन हो रहा है। जैसे पहले के राजा महाराजा लोग आते थे, जो दरबान लगे होते तो बोलते थे ना, सावधान पधार रहे हैं। वैसे ही जब ये स्वर आते हैं तो क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं आ रहा हूं, कंपन करते हुए आते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में कौन कौन से हैं? मतलब अघोष व्यंजन वो हैं जिनके उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता है। ठीक है, उसको अघोष बोलते हैं। जैसे क, ख, च, छ, उसके बाद ट, ठ। बोल के देखिए, कंपन नहीं होगा। त, थ और प, फ।
ये जो शब्द हैं इनको बोलने में कोई कंपन नहीं होता है, इसलिए ये अघोष है। जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो घोष है। ठीक है? यस सर। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है? यस सर।